नमस्कार, शाम के ठीक 8 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम शो। मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। आज से लोकतंत्र के पर्व के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल सूर्य की पहली किरण के साथ ही जनता जनार्दन ईवीएम का बटन दबाकर नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद करेगी। इसके लिए देश पूरी तरह से तैयार है। वोटिंग के चंद घंटों का ही वक्त बचा है। ये नेताओं की धड़कन तेज और वोटरों में किसे खासा माना जाएगा उसकी उम्मीदवारी भी तय करेगा। तो वहीं बीते दिन पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार थमने के बाद सियासी रैलियों पर तो विराम लग रहा है, लेकिन बयानबाजी भी जारी है। ग्राउंड जीरो पर आखिर हो क्या रहा है, एक बार जल्दी से आपको दिखाएंगे। तो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के चुनाव प्रचार थम चुके हैं। इसी के साथ ही वोटिंग का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। कल 21 राज्यों में 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। पहले चरण में तकरीबन 1625 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरेंगे। ईवीएम में जिनकी किस्मत कैद होने वाली है उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। हम आपको जल्दी से अपने मेहमानों से मिलवा देते हैं। आज हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और जल्दी से हमारे साथ जो गेस्ट हैं एक बार जल्दी से उनका नाम आपको बता देते हैं। हमारे साथ राजलक्ष्मी जोशी जी होंगी और अरविंद वत्स होंगे इस डिबेट शो में। राजलक्ष्मी जी, क्या होने वाला है कल? 102 सीटों पर मतदान होना है। जी बिल्कुल, और सभी जोर शोर से चुकी हैं और अभी तो कैंपेनिंग हो गई है वो उन सीटों के लिए जहां पर कल इलेक्शन होना है। और ईवीएम पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे कुछ पक्ष हैं जो ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं। मेरे हिसाब से ईवीएम यही सबसे अच्छा तरीका है इलेक्शन के लिए, क्योंकि वो पुराने जमाने में जो हम देखते थे कि वो जो बैलेट पेपर्स होते थे वो उसमें बहुत ही गुंडागर्दी वगैरह होती थी बहुत जगहों पर। तो ये अच्छा तरीका है, लेकिन अगर इसमें थोड़ी सी भी कुछ संशय वाली कोई भी चीज है, कोई भी बात है, तो उसको अभी आज सुप्रीम कोर्ट में उसके ऊपर चर्चा हो रही है। तो वो मुझे लगता है कि वो हो जाएगी ठीक। तो उसको ठीक से हम अगर जो भी विषय होंगे तो उसको कर देना चाहिए। वैसे भी वीवीपीएटी का तो है वो प्रावधान। तो मुझे लगता है कि ये इसमें बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात है नहीं। और वैसे भी ये मुझे लगता है कि ये सबसे ट्रांसपेरेंट और अच्छा सरल इलेक्शन हो रहा है हमारे देश में। ये इतने वर्षों से जो हो रहा है, तो मुझे लगता है ये जो सेफ इलेक्शन बोलते हैं और जो ट्रांसपेरेंट और जो सिंपल है। कुछ ऐसे देश हैं जो बड़े बड़े डेमोक्रेसी हैं, लेकिन वहां पर इलेक्शन कैसे होती है, क्या होती है, वो कुछ किसी को समझ में नहीं आता। जो हमारे देश में जो है सिंपल है कि आप वोट करते हैं, ईवीएम में काउंटिंग होती है और एक ही दिन में पूरा आपको नतीजा मिल जाता है। अमेरिका में ऐसा नहीं होता, यूके में भी अलग ही सिस्टम है। तो ये जो है हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है सब। और मुझे लगता है कि ये जो इलेक्शन कमीशन ने जो जितने भी फेजेस किए हुए हैं, ये यही सब देखकर किए हैं कि कहीं पर भी राइटिंग ना हो या कहीं पर भी कुछ वायलेंस वगैरह की स्थिति ना हो। तो ये सब देखते हुए उन्होंने ये सब जो इतने सारे फेजेस किए हुए हैं। तो मैं आपके चैनल के जरिए लोगों को ये भी अनुरोध करती हूँ कि कल आपका जो अधिकार है और जो आपकी जो ड्यूटी है, आप उसको पूरी तरीके से निभाइए अगर आपके यहाँ पर इलेक्शन है तो। और जरूर आपका अपना मतदान करिए और ये जो डेमोक्रेसी की जो फेस्टिवल कहते हैं हम लोग, उसको पूरी तरीके से निभाइए और उसको सेलिब्रेट करिए। तो मुझे लगता है कि ये अच्छे तरीके से हो जाएगा और सभी पार्टियां बहुत एंथुसियास्टिक होकर और बड़े इससे देख रहे हैं कि क्या होने वाला है 4 जून को।
तो ये एक कल का जो है एक अच्छा स्टार्ट मिलेगा सबको, और मुझे आशा है कि अच्छे पीसफुल इलेक्शन होगी कल। ठीक है, बीजेपी अब आगे खबरों में बढ़ेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केरल के कोल्लम में बीजेपी उम्मीदवार अनिल के एंटनी के समर्थन में एक रैली की है। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। राजनाथ ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी का राहुल यान ना तो लॉन्च हुआ है और ना ही कहीं उतर पा रहा है। साल 2019 में अमेठी लोकसभा सीट से हार के बाद उनमें इस बार वहां से खड़े होने की हिम्मत नहीं है, इसीलिए राहुल गांधी केरल चले गए। इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियों को भी गिना दिया। उन्होंने राजीव गांधी के एक बयान को याद करते हुए कहा है कि पहले 86 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिए जाते थे, लेकिन अब पूरे पैसे लोगों की जेब में पहुंच रहे हैं। पहले इंडिया यदि इंटरनेशनल फोरम पर बोलता था तो इंडिया की बातों को लोग बहुत ही सीरियसली इंटरनेशनल फोरम पर नहीं लेते थे, लेकिन आज यदि इंडिया इंटरनेशनल फोरम पर बोलता है तो सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी इंडिया की बातों को कान खोल कर सुनती है। यही स्टेशन इंडिया का पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में बना है। बराबर जब कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है उनके ऊपर करप्शन के चार्जेज लगे हैं, लेकिन 10 वर्ष से हमारी मोदी लेड गवर्नमेंट है। भारत ही नहीं, दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारी गवर्नमेंट पर एक भी करप्शन का कोई चार्ज लगा। तो आपने सुना राजनाथ सिंह क्या कह रहे थे। आज असम के कोकराझार में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एनडीए उम्मीदवार जयंत बासुमतारी के समर्थन में रैली की है। इस दौरान जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर इस क्षेत्र को अलग थलग करने, अज्ञानता में रखने का भी आरोप लगाया है। विपक्षी दल खुद को घोटालों में दोषी ठहराए जाने से बचाना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने 70 बार नॉर्थ ईस्ट का दौरा किया है। एक बार जल्दी से दिखाते हैं आपको आसाम की झलक, जहां पर आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद थे। याद नहीं रखोगे तो अच्छे दिन का महत्व समझ में नहीं आएगा। आप डिमांड करते थे आफ्पा हटाओ, आफ्पा हटाओ, एसपी हटाओ। आज 70% से ज्यादा त्रिपुरा कि आज इस इलाके में 71% नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी खत्म हो गई है। 60% से ज्यादा इंसर्जेंट जो हमारे अटैक हैं वो खत्म हो गए हैं, और 82% से ज्यादा सिविलियन डेथ्स खत्म हो गई हैं, नहीं हो रही हैं। यह आज शांति का हमने ढाल देखा है। क्या था कांग्रेस की नीति? आपको अकेलेपन में रखो, आइसोलेट रखो, आपको अंधकार में रखो, आपको इग्नोरेंस में रखो, आपको इग्नोरेंस के साथ साथ आपको अलग थलग रखो। आपको जोड़ने का काम किसी ने किया तो वो एनडीए की सरकार, मोदी सरकार और हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार ने किया। अब पहले क्या था? पहले दिल्ली दूर थी और आप दिल से भी दूर थे। आज मोदी जी के नेतृत्व में न दिल्ली दूर है, न आप दिल से दूर हो। आप हमारे कि नॉर्थ ईस्ट में प्रधानमंत्री मोदी जी 70 बार आए हैं, 70 टाइम्स, 10 साल में 70 टाइम्स। All the prime ministers together has not taken 70 visits as much as प्रधानमंत्री मोदी जी अकेले 70 बार। तरीके से हीरा को भी आगे बढ़ाया। हीरा मतलब H फॉर हाईवेज, इंटरनेट, H और I इंटरनेट। आज 6000 गांवों को जोड़ दिया गया है ऑप्टिकल फाइबर से। कभी सोचा था कि ऑप्टिकल फाइबर से हमारे गांव जुड़ेंगे? आज 6000 गांव जोड़ दिए गए। रेलवे का बजट आसाम का 4 गुना बढ़ा दिया गया है, और एयरवेज में 8 एयरपोर्ट नॉर्थ ईस्ट में बने हैं पिछले 5 सालों में, जिसमें से 3 एयरपोर्ट असम में। तो आपने देखा कैसे आसाम में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा झुंकार भर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को खरी खरी सुनाते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ एक और मेहमान अरविंद वत्स भी है, जल्दी से उनको जोड़ लेते हैं। अरविंद वत्स जी, 2 पार्टी, देश के बड़े पार्टियां और
दो बड़े मैनिफेस्टो, एक तो न्याय पत्र, दूसरा संकल्प पत्र, दोनों ही मैनिफेस्टोज पे आपको क्या लगता है पहले चरण में जनता किस पर ज्यादा भरोसा करेगी, किस घोषणा पत्र पर, किस मैनिफेस्टो पर? लगता तो ऐसे है कि शायद बीजेपी की पहल चल रही है। यदि दोनों को कंपेयर करें, मार्केट में जो सर्वेज आ रहे हैं, जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, वो तो यही दर्शा रहे हैं। बाकी कल का जब चुनाव होगा, मतदान पड़ेंगे, प्रतिशत पता चलेगा, तो उससे भी एक आइडिया लगेगा। शायद टीवी पे नहीं आ पाएगा क्योंकि बहुत चरणों का चुनाव है। तो आइडिया यही लग रहा है। नॉर्थ ईस्ट अब एक तरह से जिस जमाने में कांग्रेस का गढ़ था, अब वो एनडीए का गढ़ बनता चला जा रहा है और वो रिपीट होता दिख रहा है। असली तो 4 जून पे ही पता चलेगा। पूर्वोत्तर के कई सीटों पर कल मतदान होना है, माफ कीजिएगा, दक्षिण भारत के कई सीटों पर कल मतदान होना है। तो ऐसे में दक्षिण भारत, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी पैठ बहुत मेहनत करके बहुत पुराने तब समय से उन्होंने बनाकर रखी है, और अभी जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जा रहे हैं, लगातार रैलियां कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है दक्षिण के सिंहासन पर भी भारतीय जनता पार्टी दावा ठोकेगी? प्रीति जी, एक मैं करेक्ट करना चाहूंगा। कांग्रेस का दावा तो साउथ से बहुत पहले ही उखड़ गया था। तमिलनाडु में डीएमके है और तेलंगाना और आंध्रा में, इस बार तेलंगाना में आई है कांग्रेस, लेकिन वहां पे दूसरी पार्टियां हैं। कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस की लुकाछुपी चल रही है और केरल के अंदर कांग्रेस और ऑपोजिट इसकी रेड पार्टीज का पकड़ है, ये माना जा रहा है। 139 सीटें हैं, ये बात भी सच्ची है। और शायद जो मुझे लग रहा है, इंडी ग्रुप काफी आगे रहेगा, लेकिन बीजेपी जो इस बार सीटें जीतने वाली है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा चेंज का। ठीक है, हम आप लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन बीच बीच में खबरें भी दिखाते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। आज राहुल गांधी दक्षिण के दौरे पर थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कुन्नूर में बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि वो देश में अशांति पैदा कर देश के लाखों लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बीजेपी देश की विविधता को बदलने की कोशिश कर रही, जबकि कांग्रेस वैचारिक विभिन्नताओं को स्वीकार करती है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने निशाना साधते हुए कहा है कि देश में जब कोरोना से लाखों लोग मर रहे थे, तब प्रधानमंत्री थाली बचाओ कह रहे थे। क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, एक बार सुनवाते हैं। Very nature of the Congress party and the UDF accept the diversity of India. The BJP wants to impose one history, one nation, one language on the people of India. हमारे साथ मीनाक्षी जी भी हैं, एक बार जल्दी से उनका रुख भी कर लेते हैं। आज जो राहुल गांधी ने कहा है कि एक भाषा भारतीय जनता पार्टी अगर जीत कर आएगी तो आप सबों पर लाद देगी, एक ही इतिहास होगा और संविधान बदलने की कोशिश भी भारतीय जनता पार्टी करने वाली, ये कहां तक जायज है? कभी कहा है भारतीय जनता पार्टी ने कि हम जीत कर आएंगे तो एक ही भाषा पूरे देश भर में लागू करेंगे? राजलक्ष्मी जी जी, ऐसा तो कभी प्रधानमंत्री जी ने कहा ही नहीं। वो ये कहते हैं कि जो भी वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, जो रीजनल लैंग्वेजेस है, उल्टा उनको बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो उन्होंने जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई है, उसमें ये भी कहा है कि जो हर बच्चे को अपने अपने रीजनल लैंग्वेज अपनी अपनी मातृभाषा में सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये जो है उनका जो प्रयास है वो ये रहा है कि जो भी मातृभाषा है या जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसको बढ़ावा मिले। और तमिलनाडु की बात करें तो वो उन्होंने देखिए तमिल भाषा को पूरे विश्व भर में उसको फिर प्रमोट करने की बात किए जा रहे हैं। हिंदी को तो हिंदी भाषा और अन्य भाषाओं को तो ये जो है वो मुख्य वो स्थान दे ही रहे हैं। उसके अलावा वो तमिल को भी इतना स्थान दे रहे हैं। तो ये कहाँ से ये ऐसा हो गया कि वो उन्होंने कोई एक भाषा को मुख्य स्थान दिया है? ऐसा तो है ही नहीं।
ये केवल ये जो है ना, ये भ्रमित करने की कोशिश करते हैं कांग्रेस, और हमेशा फिर ऐसा होता है कि वो पकड़े जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि मतलब वो कुछ ना कुछ का फिर बहाना दे देते हैं। इस तरीके से भ्रमित कर रहे हैं कि देखिए, वो जब उत्तर में रहते हैं तो उत्तर में कुछ और कहेंगे, दक्षिण में आते हैं तो कहते हैं कि दक्षिण वाले जो हैं वो और समझदार होते हैं और उनका वोटिंग जो है वो और समझदारी से करते हैं, इसलिए आपने हमको वोट दिया। और तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये जो है ये हमेशा बांटने की कोशिश करते हैं। ये जो है ये हमेशा आर्य द्रविड़ ये कहे जा रहे हैं। उनके जो अलायंस पार्टनर है डीएमके, वो तो हमेशा यही कहते जा रहे हैं कि वो कहते हैं कि आपका जो कल्चर है वो अलग है, हमारा कल्चर अलग है। ये प्रधानमंत्री जी ने कभी ये नहीं कहा कि हम हर जगह पे एक ही भाषा, एक ही जो रीति रिवाज है वो डालेंगे। ये जो कह रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसको भी पूरी तरीके से भ्रमित किए जा रहे हैं लोग। तो उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा कि हर किसी की ठीक है, विवाह की ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। कल पहले चरण की वोटिंग के लिए आपको बता दें, कल पहले चरण की वोटिंग होने वाली है और ऐसे में नेताओं का आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने आज बुलंदशहर और मेरठ में चुनावी जनसभा की है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार की 10 साल की उपलब्धियों को गिनाया। साथ ही बीजेपी के घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए उन्होंने आने वाले 5 साल का रोड मैप भी समझा दिया। यही नहीं, विपक्ष पर भी जमकर मुख्यमंत्री बरसे। उन्होंने समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि ये लोग कर्फ्यू वाले हैं। इनके राज्य में महीनों कर्फ्यू लगा रहता था, लेकिन आज प्रदेश में कर्फ्यू नहीं है। बीजेपी सरकार में सामान्य प्रदेशवासियों को राम राम और माफिया अपराधियों के लिए राम नाम सत्य की यात्रा के रास्ते खुले रहेंगे। आज एक नए भारत में हैं। जो लोग 2014 के चुनाव के साक्षी हैं, वे लोग इस बात को जानते होंगे 2014 में कैसा भारत हमें प्राप्त हुआ था। लोग इस बात के लिए आशंकित थे कि क्या होगा हमारे भारत का। दुनिया में सम्मान घट चुका था, सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, देश के अंदर कहीं आतंकवाद, कहीं नक्सलवाद, कहीं अलगाववाद सिर चढ़ करके बोल रहा था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान कश्मीर में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हुआ था। और कांग्रेस ने समस्या दी थी, जिसने आतंकवाद फैलाया न जम्मू कश्मीर में, न केवल बल्कि पूरे देश को आतंकवाद की चपेट में ला दिया। रोज विस्फोट होते थे, निर्दोष लोग मरते थे, व्यापारी तबाह होता था, परिवार के परिवार तबाह हो जाते थे और एक कांग्रेस के लोग तमाशबीन बने रहते थे। हमारे यहां तो उत्तर प्रदेश में तो हमने व्यवस्था दी कि आयुष्मान कार्ड किसी के पास नहीं है, बीमार हो गया है, हमारा कोई विधायक, हमारा कोई सांसद या पीड़ित व्यक्ति स्वयं भी मुझे एक पत्र लिख देता है तो प्रधानमंत्री जी ने जनधन अकाउंट खोले, मैं सीधे जनधन अकाउंट से पैसा भेज देता हूं। आप आज एक नए भारत में हैं। और बिहार में गोलीकांड पर जबरदस्त सियासत भी शुरू हो गई है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ अरविंद वस्त जी भी हैं। आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे अरविंद जी, वो कह रहे हैं कि अब कर्फ्यू नहीं लगते। पहले जबरदस्त कर्फ्यू लगा करता था, हड़तालें हुआ करती थी, लेकिन अब ये सब दूर के ढोल सुहावन हो गए। प्रीति जी, ये बात तो सच्ची है। मेरा निवास भी यूपी में ही है, दिल्ली के पास, और नोट करा है क्राइम, कर्फ्यूज, ये सब चीजें शायद अब सपना हो गई हैं। और सच्ची में आप किसी से भी पूछिए, ये बात उसके मुंह से निकलती है। इसलिए नहीं निकलती कि वो शायद योगी जी को लाइक करते हैं, इसलिए निकलती है कि सच्ची में ऐसा हो गया है। रही बात इसकी चेन स्नैचिंग, अपने आप में एक ट्रेड बन गया था, वो कहाँ चली गई है? मुझे तो गाजियाबाद में नहीं दिखती, ना नोएडा में दिखती है, जो मेरे करीबी क्षेत्र हैं। तो ये फर्क तो पड़ा है। आप यदि महिलाओं से भी पूछने की प्रयास करेंगे, आपको वो सब यही कहेंगी, हर आयु की महिला यही कहेगी कि वो अब सुरक्षित फील कर रही है। तो ये तो बहुत बड़ा चेंज है।
और ये एक अचीवमेंट भी है। क्राइम युक्त प्रदेश को क्राइम मुक्त बना दिया। इसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है, आप ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को तो जाता है क्योंकि उनका लिए पूरा देश है, लेकिन यदि प्रदेश देखें तो ये क्रेडिट योगी जी को जाता है, जिनके आने के बाद। ठीक है, तो इसीलिए आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता भी भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा दिखाएगी। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक को कुछ कह रही हैं राजलक्ष्मी जी, बोलिए, हाथ उठा रही हैं आप जल्दी से, उसके बाद ब्रेक पे जाना पड़ेगा। ये देखिए, जो पूर्व के जो पहले के जो सरकारें थी उनकी मानसिकता कुछ और ही थी। जैसे अभी आर्टिकल 370 की बात करिए, या कश्मीर में जो हो रहा था, जो जितने भी आतंकवादी हमले हो रहे थे उस पर उन्होंने किस तरीके की कार्रवाई की, या फिर अभी देखिए नक्सलवादी के विषय में, अभी आज देखिए कि नक्सलवादी के जो अभी जो छत्तीसगढ़ में जो अटैक हुआ, जो एनकाउंटर हुई, जिसमें 29 लोगों की जो मौत हुई जो नक्सलवादियों की, उस पर कांग्रेस जब कहती है कि वो शहीद हो गए, तो आप सोचिए कि उनकी क्या मानसिकता होगी। जबकि राजलक्ष्मी जी रिएक्शन लेंगे आपसे, छोटे से ब्रेक ले रुकना पड़ेगा, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारा प्राइम टाइम शो 24 का सिंहासन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का 24 के सिंहासन में। वापस चलेंगे और जानेंगे कि आज दिन भर राजनीतिक गलियारों में क्या कुछ हुआ है। बिहार की बात कर लेते हैं, बिहार राजनीति से कैसे पीछे रह सकता है। बिहार में गाली कांड पर जबरदस्त सियासत शुरू हो गई है। चिराग पासवान के बाद अब गाली कांड को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी तेजस्वी यादव पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। दरअसल बिहार के जमुई क्षेत्र का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें तेजस्वी यादव मंच पर भाषण देते नजर आ रहे हैं और नीचे से आरजेडी कार्यकर्ताओं की तरफ से चिराग और उनके परिवार को लेकर भद्दी भद्दी बातें कही जा रही हैं। वीडियो के संज्ञान में आने के बाद चिराग पासवान ने कहा कि वो तेजस्वी यादव से दुखी हैं। तेजस्वी से मेरा रिश्ता काफी पुराना है, उनके सामने जिस तरह से मेरे परिवार को गाली दी गई है वो शर्मनाक है। कि जिस मंच पर जिस नेता के सामने मुझे मेरे परिवार को गालियां दी गई, वो मेरा छोटा भाई है। मेरे ऊपर कई बार इस बात के आरोप लगाए गए हैं कि एनडीए गठबंधन में होने के बावजूद मैं क्यों लालू जी के परिवार के प्रति मैं सॉफ्ट रहता हूं, क्यों नहीं मैं ज्यादा बोलता। ये वो मर्यादा है, राजनीतिक मंच पर मैं उनके साथ सीधा मुकाबला करूंगा, पर पारिवारिक कुछ मर्यादाएं थीं जो मेरे पिता के समय से चलती आ रही। मेरे पिताजी लालू जी समकक्ष रहे, दोस्त रहे एक दूसरे के साथ, दोनों ने लंबे समय तक काम किया। उस नाते वो रिश्ता है मेरा उस परिवार से, और उस रिश्ते की मर्यादा को मैंने बरकरार रखा। राजनीतिक मैंने उनका कड़े से कड़ा विरोध किया, पर कभी भी पारिवारिक स्तर पर मैं उनके कभी नहीं गया। मुझे दुख है। जितना खड़ा करते रहे आप लोग सब लोग जानते हैं, अगर ऐसी कोई बात होती है तो ये चीज टॉलरेट नहीं की जाती है, पहली बात है ना। हमको इसकी कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एक वीडियो डाला है जो जनता के बीच, मतलब मंच के नीचे जब हम भाषण दे रहे थे, तब हम तो अपना भाषण दे रहे हैं, है ना। उसमें तो कुछ समझ में आता नहीं है। लोग जो है नारे लगाते हैं, कौन क्या बोल रहा, कोई अपने वीडियो बना करके डाला है उसमें। तो ऐसी बात जो है, हमको लगता है कि इस बात को जो है सब लोग समझते हैं कि क्या है नहीं है। हम लोगों को भी कई लोग ऐसी गालियां देते होंगे पब्लिक में, वहाँ नीचे बैठ करके कौन वीडियो बना रहा, कौन क्या बोल रहा है नीचे से,
ऊपर थोड़ी सुनाई दे रहा है। तो बात जो है बतंगर इसका नाम बनाया जाए तो ज्यादा अच्छा। आप लोग सब लोग देखिए, दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है और राजनीति का इस स्तर पर जाना उनके मानसिकता और संस्कार को दर्शाता है। अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के दलितों के मसीहा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पत्नी को और श्री चिराग पासवान जी की माता जी को जिस तरह गाली गलौज राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किया जा रहा, यह अशोभनीय है, दुख है, पीड़ादायक है और जरूर कार्रवाई होगी, चुन कर कार्रवाई होगी, इतना कंफर्म करता हूं। एक भी व्यक्ति जो गाली देने वाले लोग हैं उसको बचने नहीं छोड़ेंगे। राजलक्ष्मी जी, कब से दलितों की लड़ाई गाली गलौज पर आ गई है? तो अजीब सा माहौल देखने को मिल रहा है कि दलितों की लड़ाई थी, दोनों ही पार्टियां आवाज मुखर कर रहे थे और अब गाली गलौज तक बात आ गई है। एक तरफ तेजस्वी कह रहे हैं कि मैं स्टेज पे था, नीचे कोई वीडियो शूट कर रहा है, वो गाली दे रहा है, इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं और गलती भी नहीं है, ऐसा होता नहीं है उनके रोड शो में या फिर वो जहां जनसभा करते हैं, जहां से संबोधित करते हैं। दूसरी तरफ जो चिराग पासवान है वो कह रहे हैं कि मेरा पारिवारिक रिश्ता है, राजनीति कम से कम बिलो द बेल्ट नहीं होनी चाहिए, आप मर्यादा रखिए, परिवार को इसमें शामिल मत कीजिए और कम से कम गाली गलौज तक बात नहीं जानी चाहिए थी। मेरे परिवार के सामने अगर राबड़ी देवी को कोई गाली देता तो मैं मुंह तोड़ जवाब देता। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि अगर समझे तो ऐसा कोई दुष्व्यवहार कोई कर रहा है तो उस वहाँ के वो पूरी पार्टी है उसमें से किसी ने कहना चाहिए था ऐसे व्यक्ति कि आप ऐसे बात, या ये अनएक्सपेक्टेड किसी ने बोलना चाहिए था। ठीक है, तेजस्वी जी को सुना नहीं गया, लेकिन उनकी पार्टी में से किसी को भी सुना नहीं, कैसे हो सकता है? देखिए, तेजस्वी जी खुद भी बोल सकते थे स्टेट से ही कि आप ऐसे भाषा के आप इस्तेमाल मत करिए, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। और किसी और ने भी उनको रोका नहीं, वो जो ऐसे गंदी भाषा इस्तेमाल कर रहे थे, किसी ने भी उनको रोका। ये जो महिला के ऊपर जो खास करके जो किए जाते हैं तो ये, लेकिन उनकी बात भी तो जायज है। ठीक है राजलक्ष्मी जी, आप कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा कह रहा था तो किसी ने रोका नहीं। हमने वीडियो चलाया, उसमें एक सामने व्यक्ति था, वो रोकने की कोशिश कर रहा था, जबकि तेजस्वी कह रहे हैं कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और स्टेज के नीचे से कोई वीडियो बनाते हुए गाली दे रहा है तो इसमें आवाज़ मेरे कानों तक आनी चाहिए थी, अगर नहीं आई तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं। अमूमन ऐसा उनके रैलियों में, स्टेज शोज में और जहाँ भाषण देते हैं वहाँ नहीं होता है, नहीं देखा गया है। देखिए, ये उनका कहना है, अभी उन्होंने सुना है या नहीं सुना है ये हम जज नहीं कर सकते, लेकिन ये बात है कि ये देखिए ऐसे जो विषय है ये आप देखिए कि कोई भी राजनीतिक पार्टी इसका ऑब्जेक्शन लेगी ही लेगी। आप इलेक्शन के कुछ दिन पहले आप के अगर होता है कोई, ठीक तो है, फिर इसका बहुत ही बुरा अरविंद वत्स जी से भी सेम सवाल का जवाब ले लेते हैं। ये जो दलितों की लड़ाई तो गाली गलौज तक आ गई है। देखिए, सबसे पहले तो राजनीतिक मर्यादा का होना बहुत जरूरी है, शायद चुनाव के समय वो कम हो जाती है। इस केस में जो भाषण दे रहा है शायद हो सकता है ना सुना हो, लेकिन पार्टी तो इस चीज का खंडन कर सकती थी, ऐसा हुआ है यदि चिराग पासवान बोल रहे हैं। ये मेरा पॉइंट है। लेकिन आप किसी की भी रैली में देखिए, दोनों तरफ से कुछ तो होता है, गाली गलौज नहीं होती बट अभद्र शब्दों का प्रयोग होता है। यहाँ पे तो सीधे सीधे शायद किसी नेता की माता जी के बारे में ऐसा बोला गया जो बोला जा रहा है। हाँ। हम लोग भी नहीं सुन पाए हैं न्यूज चैनल के माध्यम से, बट दुखद है ये। लेकिन तेजस्वी यादव का अपना स्टेटमेंट भी तो है, वो कह रहे हैं कि मुझे जब समझ ही नहीं आया, सुना ही नहीं दिया तो मैं कैसे रिएक्ट करता। Exactly, यही मैं बोल रहा हूँ। हाँ। यही मैं बोल रहा हूँ, जो भाषण दे रहा है शायद नहीं सुन सकता, बिल्कुल सही बात है, लेकिन पार्टी लेवल पे यदि ऐसा हुआ है तो खंडन क्यों नहीं आया, ये रिक्वायरमेंट, खंडन क्यों नहीं आया, ये रिक्वायरमेंट, इससे डिसिप्लिन जाता पार्टी वर्कर्स के अंदर।
और जिसकी बहुत सख्त जरूरत है भारत के अंदर, ये सच्चाई। ठीक है, छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल हमें यहाँ रुकना पड़ेगा, जल्द वापस आएंगे और एक बार फिर से चर्चा करेंगे 24 के सिंहासन की। 2024 के लोकसभा के सिंहासन पर काबिज कौन होगा और निगाहें रखेंगे कि आखिर आज दिन भर के धुआंधार प्रचार में कौन सी पार्टी ने कहा क्या कुछ किया। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का 24 के सिंहासन में। आगे बढ़ेंगे, बात कर लेते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, जो आज गुजरात के गांधीनगर के दौरे पर रहे। लोकसभा क्षेत्र के साणंद में आज रोड शो उन्होंने किया। इसी संसदीय क्षेत्र से वो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। विशेष रूप से तैयार किए गए गाड़ी में खड़े अमित शाह ने एपीएमसी चौक से नाला सरोवर चौक तक रोड शो किया है। साथ ही इस रोड शो के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने गृह मंत्री अमित शाह का अभिवादन भी किया। एक बार जल्दी से रोड शो की झलक देख लीजिए जो कि गांधीनगर से गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। आपको रोड शो की झलक में, क्योंकि रोड शो में आप देखिए लोग इतने ज्यादा उनके चाहने वाले, और कल नामांकन भी है अमित शाह का, तो ऐसे में भीड़ देखते बन रहा है। आगे बढ़ेंगे, अब बात भोपाल की भी कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात, बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा की नामांकन रैली में ये दोनों शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भवानी चौक पर जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने दावा किया कि छिंदवाड़ा की सभी 29 सीटें बीजेपी ही जीतेगी। आपको बता दें कि ये तमाम जो रोड शो हैं, चाहे वो गांधीनगर की हो, आसाम की हो या फिर मध्य प्रदेश की हो, दक्षिण भारत में भी रोड शो कुछ कम नहीं है। तेलंगाना के तिरुवनंतपुरम में सीएम रेवंत रेड्डी ने एंटीगल सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अदूर प्रकाश के समर्थन में रोड शो किया है। इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी अदूर प्रकाश के लिए वोट भी मांगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी को चुनाव से समय दक्षिण भारत के राज्यों की याद आ जाती है। यहाँ बीजेपी को ज्यादा कामयाबी नहीं मिलने वाली। जनता जानती है कि उससे क्या करना है क्या नहीं करना है। राजलक्ष्मी जी, जनता जानती है उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। जी देखिए, ये बड़ा एक भ्रम फैला रही है कांग्रेस कि जो कहती है कि दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी की कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये जो है ना, ये बड़ा भ्रम है, क्योंकि देखिए पूरे कर्नाटक में पूरी की पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी है, और जो तेलंगाना में, तमिलनाडु में और यहाँ तक कि केरला में भी अभी बहुत ज्यादा बढ़ावा किया हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने। उन्होंने जो अपना संगठन है उसको पूरी तरीके से बना लिया है, और जो जितने भी आप देखेंगे कि खास करके तमिलनाडु में प्रधानमंत्री जी भी इतने बार उधर दौरा कर चुके हैं, और जो अन्नामलाई जी जो हैं, तो जो आज उधर के जो अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी पूरी जो पद यात्रा की है उसमें उनको बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। तो वहां पर खास करके तमिलनाडु में और केरला में इस बार बहुत बड़े बड़े कैंडिडेट लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, जो केंद्रीय मंत्री हैं या राज्यसभा के जो उनके एमपीज हैं, उनको वहां से लड़ा रहे हैं। तो उनको बहुत ज्यादा चांसेस है कि वहां से कुछ सीटें आए, और वोट शेयर में भी बढ़त हो रही है दोनों जगह पे। और तेलंगाना में भी आपने देखा कि पिछले बार भी उनको उधर से बढ़ावा मिला था। तो कांग्रेस का तो डिक्लाइन हो रहा है हर जगह से। तो वो जो कह रहे हैं कि कांग्रेस के उधर बहुत जैसे वो कहते हैं कि हमारा डोमिनेशन है और भारतीय जनता पार्टी का कुछ भी नहीं है, तो ये उल्टा ऐसा हो रहा है कि जो साउथ में खास करके जैसे आंध्र प्रदेश में हो, तमिलनाडु में हो, केरला में हो, जहाँ पर ये सब उनके गढ़ थे, वहां से आज देखिए कि उनका कुछ अस्तित्व ही नहीं है। तमिलनाडु में भी बहुत ही कम हो गया है उनका। आज कांग्रेस की कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है तमिलनाडु में। आप देखिए कि या तो डीएमके की बात हो रही है या तो भाजपा की बात हो रही है, वहां पर एआईएडीएम की भी बात नहीं हो रही है। तो कांग्रेस का तो जैसे अस्तित्व मिट गया है वहां से। तो ये जो केवल एक 7-8 सीट जो थी उनकी पिछले इलेक्शन में, इस बार तो वो भी आने के चांसेस नहीं उनके। और केरला में भी जो है उनको बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि उनकी खुद की जो अलायंस पार्टनर है वो उनके खिलाफ है। देखिए उनमें आपस में इतनी बड़ी जो क्लेश हो गई है, उसमें ऐसा है कि वो अगर चाहते, अगर उन्होंने समझदारी से किया होता तो फिर वो आपस में
न लड़ते हुए वो साथ में लड़ सकते थे भाजपा से, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। तो ये जो है वो दक्षिण भारत में भी इस बार ऐसा होगा ठीक है। कि ये जो अन्य जो राज्य हैं वहां से भी मुझे लगता है कि भाजपा को और भी बढ़त मिलेगी, न केवल अभी मैं जो सवाल कर्नाटका में। पूछने जा रही हूँ वो राजलक्ष्मी जी, महिलाओं के लिए वो आपसे था, लेकिन इस बार क्योंकि प्रधानमंत्री खुद सक्रिय है महिलाओं के विषय में और हर राजनीतिक पार्टी महिलाओं की बात कर रहा है, तो एक पुरुष होने के नाते अरविंद वैश्य जी, क्या लगता है आपको इस बार महिलाओं की पहली पसंद कौन सी पार्टी होने वाली है? पहले चरण में कल मतदान, महिलाओं के मन में क्या है? महिलाओं के मन में जो सामने नजर आ रहा है वही है जो अगर सारे आपका सर्वेस जवाब बता सटीक रहे नहीं हैं। आया तो राजलक्ष्मी जवाब देंगे इसका, बोलिए। नहीं, मैं पहले बोलने तो दीजिए मेरे को। मैं कह रहा हूँ जो न्यूज चैनल्स और न्यूज़पेपर्स बता रहे हैं वही रिजल्ट है। बहुत अच्छी परसेंटेज मोदी जी को वोट दे रही है। कल से शुरुआत हो जाएगी, शाम तक आपको पता भी चल जाएगा। और साथ साथ इस बार धर्म का भी आंचल बदल रहा है और शायद मुस्लिम महिलाएं भी बहुत फ्रंट में आ रही हैं और जो नजर आ रहा है कि वो शायद मोदी जी के फेवर में जा रही हैं। कल वेस्टर्न यूपी की जो कुछ 6 सीटों पे चुनाव है ना, वो एक बहुत बड़ा आंकड़ा आएगा वहां से। शाम तक शायद पता भी चल जाएगा। यदि कल हम बैठते हैं तो इस पे भी डिस्कस कर लेंगे। राजलक्ष्मी जी क्या कहेंगी आप, महिलाओं के दिल में क्या है? महिलाओं को तो जैसे मोदी जी ने उनको ही सबसे बड़ा प्रेफरेंस दिया हुआ है। देखिए उन्होंने आप इतने खुश होकर के मोदी जी का आपने नाम लिया, मुझे तो लग रहा है आप पक्का मोदी जी को वोट करेंगे। हालांकि बोलने का विषय नहीं है, लेकिन आपने जैसी महिलाओं की बात की वैसे एकदम खुश हो गई आप। जिस तरीके से वो नारी शक्ति को बढ़ावा दे रहे हैं, वैसे तो मैं हमेशा कहती हूँ कि नारी शक्ति को किसी और को बढ़ावा देने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी हमारे देश में जो है वो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप उनको, जैसे पहले भ्रूण हत्या जो जल्दी से छोटा सा हाथ उठा रहे हैं, उसके बाद में ब्रेक पे जाना पड़ेगा। अरविंद जी एकदम छोटा सा रखिएगा। एक पॉइंट, इस बार की 26 जनवरी एक लिविंग एग्जाम्पल है। उसमें शायद हर टुकड़ी की जो पहल कर रही थी वो महिलाएं कर रही थी और बाकी चीजें खाली। और शहरों में महिलाओं को शायद इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन रूरल बेल्ट में अभी भी जरूरत है और उस तरफ मोदी जी का ध्यान बहुत ज्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ। और साथ ही आपने देखा 24 के सिंहासन के लिए तैयारी कितनी जबरदस्त है। हालांकि 7 चरणों में मतदान है और कल पहले चरण में 102 सीटों पर मतदाता करने वाले हैं। क्या कुछ होगा, किसे सिंहासन पर बिठाएगी जनता, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन 7 चरणों के मतदान में अपना एक भी मतदान मत गवाइएगा। कल घर से निकलिए और मतदान जरूर कीजिए। याद रखिए, अगर कल आपने मतदान नहीं किया तो अगले 5 साल किसी भी राजनीतिक पार्टी से आपको शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं होगा।